गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज करेंगे कुछ हॉट स्पेस्ड क्वेश्चंस। अपने हर लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो हॉट क्वेश्चंस आज हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के भी करेंगे। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक असाइनमेंट पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के दिया था, वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। यहाँ दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। पहली चीज़ जो कि आपके क्वेश्चन में ही गिवन है ऑलरेडी, क्या लिखा हुआ है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर, अगर n आपका ऑड इंटीजर है तो आपको प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो अगर if n is an odd integer, then एक बात तो मुझे समझ में आती है। अगर n मेरा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो क्या कह सकते हैं हम कि n कैन बी written in the form 4q plus 1 और 4q plus 3। इतना तो समझ में आता है कि अगर n ऑड इंटीजर है तो n को हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। अब ठीक है भाई, लिख सकते हैं, तो अब आगे क्या करें? आगे कुछ नहीं करना है। आगे हमें करना है ये कि n स्क्वायर माइनस 1 को प्रूव करना है कि वो जो एक नंबर मिलेगा वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो अगर n का फॉर्म ये है तब भी वो 8 से डिविजिबल होगा, अगर n की फॉर्म ये है तब भी वो 8 से डिविजिबल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दो हिस्से में डिवाइड कर रही हूँ। एक साइड पे n की वैल्यू को लिखूंगी कि व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 1, और यहाँ पर लिखूंगी व्हेन n इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है ना? n की दोनों वैल्यूज़ के लिए हम काम करेंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है? n स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसी को प्रूव करना है कि ये डिविजिबल है 8 से। तो अगर n की वैल्यू ये होगी देन n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? n की जगह ये वैल्यू डाल देंगे। क्या है ये वैल्यू? 4q प्लस 1, उसका होल स्क्वायर माइनस 1, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी। तो क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज़ 2 इंटू 4q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड माइनस 1, ये वाला बेचारा तो है ही। 4q स्क्वायर दैट इज़ 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 एंड माइनस 1। भाई ये तो दोनों कटते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्या बच गया? 16q स्क्वायर प्लस 8q। अब आपको इसमें बहुत आसानी से नज़र आ रहा होगा कि 8 कॉमन है। हालांकि q भी कॉमन है, लेकिन मैं उसको नहीं लूँगी। मुझे 8 से मतलब है, क्योंकि मुझे क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना है कि दिस इज़ डिविजिबल बाय 8। तो भाई मैं खाली 8 को ही बाहर लेके आऊँगी। तो अंदर क्या बच गया? 2q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया? q। अब अगर मैं इस वैल्यू को, ब्रैकेट के अंदर जो मुझे वैल्यू दिख रही है, जो एक्सप्रेशन दिख रही है, उसको अगर मैं कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लूँ, सपोज मैंने लिख दिया m। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि वेयर m इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। तो अब अगर ये n स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है आपको कि क्या है? 8 इंटू m, यानी 8 इंटू m। m क्या है? कोई भी एक इंटीजर जो कि इस फॉर्म में है। यानी कि इसका साफ सा मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 8, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 8 है तो डिविजिबल बाय 8 भी होगा, है ना? क्योंकि अगर मैं साइड इसकी बदल दूँ, इसको इस साइड पे ले आऊँ, तो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू m, ये रह जाएगा। तो हम इस वाली इक्वेशन को देखकर बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल, अब विजिबल है ना, हाँ ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 8। चलिए भाई, पहले
n के लिए तो काम हो गया। अब देखते हैं इसके लिए, n इक्वल टू 4q प्लस 3। अब अगर n की वैल्यू ये है तो भाई n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, देख लेते हैं। n की वैल्यू क्या होगी, 4q प्लस 3 उसका स्क्वायर माइनस 1 तो है ही। सेम यहाँ पर भी वही काम करना है हमें, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 3 स्क्वायर और माइनस 1 तो है ही, ठीक है ना। 4q स्क्वायर दैट इज 16q स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24q प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, देन 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 9 माइनस 1 दैट इज़ 8। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 8 तो बहुत साफ तौर से मुझे कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बच गया, 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब अगेन इस वाली वैल्यू को अगर मैं कुछ अज्यूम कर लूँ, सपोज इसको भी मैं m ही ले लेती हूँ, फिर यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पर कि वेयर m इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ये किसकी वैल्यू है, n स्क्वायर माइनस 1 की, यानी कि यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज़ मल्टीपल ऑफ 8, है ना। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ से भी हमें पता लग गया, तो बोलेंगे दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 8, है ना। तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग कि सो इट इज़ क्लियर दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है प्रूफ दैट वन ऑफ एनी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब क्या करना है इसमें, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको क्या प्रूफ करना है कि कोई भी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर हों, उसमें से सिर्फ एक ही डिविजिबल होगा 3 से। क्या मतलब है इस बात का, तो यहाँ भी आपको 2 चीज़ों के बारे में सोचना है। पहली चीज़ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम लिखते हैं कि लेट 3 consecutive positive integer b, सपोज मैं इसको n प्लस 1 और n प्लस 2 अज्यूम कर लेती हूँ, और नहीं बल्कि यहाँ पे मुझे एंड लिखना चाहिए क्योंकि मुझे तीनों को लेना है, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेक्यूटिव के बारे में आपको पता ही होगा, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, इनफैक्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर किसको बोलते हैं। कॉन्सेक्यूटिव मतलब समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि उसका नेबर, मतलब नेबर वाला इंटीजर या नंबर। कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब अगल बगल, n के जस्ट बाद वाला, फिर उसके जस्ट बाद वाला, ओके। अब इनमें से कोई एक नंबर जो है वो 3 से ज़रूर डिविजिबल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो यानी कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी, है ना। यही हो सकती है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब क्या करना है हमें कि हम अब r की इन तीनों वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे, यानी कि r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 3, इन तीनों वैल्यूज़ के लिए इन तीनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स को चेक करेंगे। यानी कि मैं 3 डिवीजन करती हूँ यहाँ पर, व्हेन r इक्वल टू 0, देन फिर यहाँ पर एक बार लेंगे हम लोग व्हेन r इक्वल टू 1, देन थर्ड वाला डिवीजन में लेंगे व्हेन r इक्वल टू 2। अब इन तीनों r की वैल्यूज़ के लिए इन तीनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स को चेक करेंगे कि कौन सा वाला इंटीजर 3 से डिविजिबल है, या तीनों के तीनों हैं, या दोनों के दोनों हैं, या सिर्फ एक ही है।
यही चेक करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ओनली वन ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही जो होगा इन तीनों में से वो ही डिविजिबल होगा 3 से। तो चेक करते हैं, चलिए। व्हेन r इक्वल टू 0, अगर मैं अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करूं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब अगर r इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू क्या होगी? n अगर मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो n की वैल्यू होगी 3q प्लस 0, है ना, दैट इज कि n इक्वल टू 3q। अब मुझे बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि n इज डिविजिबल बाई 3, दिस इम्प्लाइज n इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। अब पहली वैल्यू तो मुझे मिल गई है। अब चेक करते हैं n+1 के लिए। n+1 के लिए चेक करना है तो मैं क्या करूँगी, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेती हूँ। इस फर्स्ट इक्वेशन में 1 ऐड कर दूंगी बाय एडिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये है इक्वेशन n, तो इस साइड पे भी n में 1 जोड़ देंगे और इस साइड पे भी 1 जोड़ देंगे, यानी n+1 इक्वल टू 3q प्लस 1। अब क्या देखना था मुझे कि n+1 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इस साइड पे सिर्फ यही 3 का मल्टीपल है, सेकंड वाले टर्म में कोई 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर यहाँ कोई 3 का मल्टीपल होता तो मैं 3 कॉमन ले लेती और फिर कहती कि हाँ n+1 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि n+1 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज n+1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, n+2 के लिए अब बात चेक करनी है। तो अब फिर से इसमें इक्वेशन नंबर 2 में 1 ऐड कर देंगे बाय एडिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में फिर से 1 ऐड कर देते हैं। क्या है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, n+1 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, n+2, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3q प्लस 2। अब बताइए मुझे ज़रा देखकर कि क्या आपको दिखाई दे रहा है कि n+2 जो है वो 3 से डिविजिबल है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं लेकिन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही है 3। अगर दोनों टर्म्स में 3 कॉमन होता तो मैं 3 कॉमन ले लेती। सपोज़ ये 3q प्लस 3 होता तो मैं 3 कॉमन ले लेती और अंदर ब्रैकेट के अंदर रह जाता q प्लस 1, तब मैं कहती कि हाँ n+2 जो है वो 3 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो कह ही नहीं सकते कि n+2 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं है। दिस इम्प्लाइज n+2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आई होगी, जब हमने r इक्वल टू 0 के लिए चेक किया है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, ये जो बॉक्स में डाल रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको मिला कि n इज़ डिविजिबल बाई 3, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, सिर्फ यहाँ मिला ओनली 1 में, यानी एक ही वैल्यू के लिए, एक ही जगह पर मिला, एक ही इंटीजर के लिए मिला। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर थे, n, n+1, n+2, तीनों में से सिर्फ n के लिए मिला कि ये 3 से डिविजिबल है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर चेक करते हैं कि व्हेन r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 3q प्लस 1। इतना तो समझ में आता है, ठीक बात है। अब क्या आपको दिख रहा है कि n जो है वो 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। दिस इम्प्लाइज n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर n जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेती हूँ इस केस के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे n+1 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पर 1 ऐड करूँगी ताकि मुझे इस साइड पर n+1 मिल जाए। तो क्या लिखेंगे, बाय एडिंग 1 इन इक्वेशन नंबर
1, है ना। अब इसमें 1 ऐड कर देते हैं, n+1, और इस साइड पे क्या हो गया 3q प्लस 1 + 1 दैट इज़ 2। इस वाले पार्ट में, इस वाले साइड में हमने 1 ऐड कर दिया। ओके, अब n+1 क्या डिविजिबल है 3 से? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज n+1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब अपना तीसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर चेक करना है हमें n+2 के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि इस तरफ LHS में मुझे n+1 दिखाई दे रहा है, तो n+2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इस साइड पर 1 ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे बाय एडिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा n+2, और इधर मिल जाएगा 3q प्लस 2 + 1 दैट इज़ 3। अब देखिए इधर मुझे 2 टर्म्स मिल रही हैं और दोनों में 3 कॉमन है। 3 कॉमन है मतलब ऐसे करके। अब आप बहुत आसानी से देखकर बता सकते हैं कि n+2 जो है वो 3 से डिविजिबल है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो बहुत क्लियरली हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज n+2 इज़ डिविजिबल बाय 3 कह सकते हैं। अब मैं फिर से इसको बॉक्स में डाल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए r=1 के लिए हमने तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को चेक किया, लेकिन सिर्फ मुझे n+2 ही मिला जो 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर भी एक ही मिला था। अब यहाँ चेक करते हैं, ठीक है, r=2 के लिए। अब अगर r=2 है तो क्या होगा, सबसे पहले n=3q + 2 यही होगा, है ना। तो क्या n जो है वो 3 से डिविजिबल है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसी तरह अब अगर ये नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। इसको फिर से इक्वेशन, इस वाले पार्ट के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1, आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। यहाँ तक अगर हमने 2 मार्क कर लिया है तो उसको 3 और 4 और उसको 5 भी आप ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। n इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब मुझे चाहिए n+1, तो फिर से वही काम करेंगे हम बाय एडिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो क्या हो जाएगा n+1, और इस तरफ हो जाएगा 3q + 2 था ना, तो 2 + 1 दैट इज़ 3। अब देखिए मुझे दोनों 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं ना, तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा q + 1, और यहाँ पे है तो है ही n+1। अब मैं बहुत आसानी से देखकर बता सकती हूँ कि यहाँ पर n+1 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो लिख देंगे दिस इम्प्लाइज n+1 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ। अब इसके नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। अब मुझे n+2 चाहिए, तो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में 1 फिर से ऐड कर देंगे बाय एडिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 में ऐड कर दिया, तो इस साइड पे क्या मिला n+2, और इधर क्या मिला 3q + 3 था, तो 3q + 4 हो गया, है ना। बल्कि इनफैक्ट अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, अब 3q + 4 हो गया। अब यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है 3 के जैसा, मतलब 3 कॉमन तो नहीं ले सकते हम, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे कि n+2 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो लिख भी देते हैं, दिस इम्प्लाइज n+2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल होगा, ये प्रूव करना था। तो हमने तीनों को अलग अलग पार्ट में चेक किया। r=0 के लिए भी यही बात मिली, एक ही ऐसा नंबर, एक ही ऐसा इंटीजर मिला जो 3 से डिविजिबल है। r= जब 1 था तब भी मुझे एक ही ऐसा
पॉजिटिव इंटीजर मिला जो डिविजिबल बाय 3 था, और r इक्वल टू 2 में भी मुझे एक ही ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिला जो डिविजिबल बाय 3 था। तो ये बात जो लिखी गई थी, जो प्रूव करने के लिए कहा गया था, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप? लिखेंगे दैट्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ r सच दैट, r की वैल्यू कैसी थी? 0, 1 और 2 थी ना, तो दैट इज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3। इक्वल टू तो नहीं होगा 3, बिल्कुल नहीं होगा। ओनली 1 out of n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ कॉम्पोजिट नंबर x is prime factorized as follows: x equal to p raised to the power a and q raised to the power b. If the last digit of x is 0, what can we say about the primes p and q? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अगर एक कॉम्पोजिट नंबर x है, जैसे आपके पास एक कॉम्पोजिट नंबर x है, उसको प्राइम फैक्टराइज्ड किया गया है जो कि इस फॉर्म में है, p रेज टू द पावर a q रेज टू द पावर b के फॉर्म में। अगर हम कहें कि x का जो लास्ट डिजिट है, x जो भी नंबर आया है, ये जो भी नंबर आया है उसका लास्ट डिजिट 0 है, तो आप इस नंबर को लेकर यानी कि p और q के बारे में क्या कह सकते हैं? एक बात तो पक्का समझ में आ रही है कि अगर कोई कह रहा है कि एक नंबर x है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, तो x जो होगा वो 10 का मल्टीपल तो ज़रूर होगा। इतना तो श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं और सोच भी सकते हैं। अब अगर कोई नंबर 10 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी ये x जो होगा उसके पास 2 फैक्टर्स होंगे तो ज़रूर, 2 भी और 5 भी। और यहाँ पर भी मुझे 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, p और q। तो अगर ये x का लास्ट डिजिट 0 है, यानी कि x जो है वो 10 का मल्टीपल है जिसके पास 2 फैक्टर्स हैं 2 और 5, और यहाँ पर भी इसके पास 2 फैक्टर हैं p और q, तो इसका मतलब या तो p आपका 2 होगा या तो q आपका 2 होगा, या फिर p आपका 5 होगा या फिर q आपका 5 होगा। तभी ये पॉसिबल है कि x का लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो, है ना। तो इस बात को लिखेंगे कैसे? देखिए, लिखेंगे हम लोग, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ x is 0, then it is a multiple of, क्या? मल्टीपल ऑफ 10। यहीं पे लिख देती हूँ, 10 का मल्टीपल होगा। अब 10 का मल्टीपल होगा तो भाई प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 और 5। ठीक बात है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि 2 and 5 must be factors of x as well, है ना। ये बात समझ में आई कि अगर 10 का फैक्टर 2 और 5 है और 10 जो है वो मल्टीपल है x का, इसका मतलब 2 और 5 जो है वो x का भी फैक्टर होगा। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पढ़ी हुई है वैसे हमने ये थ्योरम, है ना। तो अब ये इस थ्योरम के मुताबिक क्या कह सकते हैं? हमने एक बात कंक्लूड की है। वी कंक्लूड दैट वन ऑफ p and q must be
2 and the other must be 5. Only then, अगर ऐसा होगा तभी x can be a multiple of 10, है ना। तभी x जो है वो 10 का मल्टीपल हो सकता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये चीज़ आपको लिखनी होगी। बहुत सीधी सी बात है, लग रहा होगा बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिया मैम ने, लेकिन लिखने से पहले मैंने आपको समझाया कि क्यों लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। तो जब आप समझ जाएंगे चीज़ को तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो k, 2k, 3k, 4k एंड 5k where k is a positive integer। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको हॉट्स में क्यों डाला, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के लिए हैं हॉट्स क्वेश्चंस। तो क्या करना है इसमें, एक्चुअली उनके लिए क्यों बनता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, हालांकि ये कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। HCF बताओ भाई, ठीक है देख लेते हैं। k है, 2k है, 3k है, 4k है और 5k है। अब सबके फैक्टर्स हमें दिख रहा है, k का फैक्टर k ही है, 2 का फैक्टर 2 और k है, 3 का फैक्टर 3 और k है, 4 का फैक्टर 4 और k है, 5 का फैक्टर 5 और k है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ओनली k इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ k, 2k, 3k, 4k एंड 5k। इन पांचों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो k होगा। तो क्या मतलब है भाई, पता लग गया हमें कि HCF जो होगा k का, 2k का, 3k, 4k और 5k, इन पांचों का HCF होगा k। आई होप कि क्लियर होगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, लिखा है 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? 3 bells हैं, वो बजती हैं 9, 12 और 15 मिनट्स के गैप पर, इंटरवल्स पर, ठीक है। अगर वो एक साथ बज जाती हैं एक बार में, एक बार सपोज वो एक साथ स्टार्ट करती हैं, आफ्टर वॉट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, अब दोबारा से वो कब बजेंगी एक साथ। तो अब दोबारा से यानी कि आगे तो आने वाले टाइम पे बहुत बार एक साथ बजेंगी, लेकिन आपको क्या पता लगाना है बेसिकली कि कम से कम कितनी देर के बाद वो दोबारा बजेंगे। यानी यहाँ पे मिनिमम, कम से कम, मिनिमम वर्ड जो है वो हिडन है, छुपा हुआ है। तो मैंने आपको बताया भी था जब आपको ये टॉपिक पढ़ा रही थी, तो जब भी मिनिमम वर्ड लिखा हो या छुपा हुआ हो और मिनिमम के बारे में पूछा गया हो, तो हमेशा हम इस केस में क्या करते हैं, LCM ही निकालते हैं उन नंबर्स का, जब एक दूसरे के साथ नंबर्स का रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, LCM ही निकालेंगे हम, लेकिन LCM के पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स पे। अप्लाई कर देते हैं, बहुत आसान है, बचपन में बहुत बार किया भी है ना। तो 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड देन 15 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। अब याद करिए हमने LCM के बारे में क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि LCM क्या होता है। अगर मैं किसी भी नंबर का, किसी भी 2 या 3 या 4 नंबर्स का LCM निकालना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे हम कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, जो भी नंबर्स में ग्रेटेस्ट पावर है किसकी, हर एक प्राइम फैक्टर की, उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं LCM निकाल रही हूँ 9, 12 और 15 का, तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 को लिखेंगे। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है,
2, 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5, दैट इज़ 3 3s are 9, 2 2s are 4 और 5 है ना, यानी कि 9 और 5 4s are 20, यानी 9 2s are 18, 180 मिनट्स, यानी कि कम से कम 180 मिनट के बाद यानी 180 मिनट्स के बाद वो दोबारा से टॉल करेंगे। क्लियर? तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट भी लिख देनी है कि द बेल, therefore the bell will toll next together after 180 minutes। ठीक है, ये लिखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं हमने, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है। क्या लिखा हुआ है कि किसी भी इर्रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो हमेशा इर्रेशनल होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? अब तक हम क्या करते आए थे? अब जब भी हमें बोला जाता था कि प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल या √3 इज़ इर्रेशनल, तो हम क्या करते थे? उसको ऑपोजिट अज्यूम करते थे। यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि रेसिप्रोकल ऑफ एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो है वो इर्रेशनल होगा। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि उस इर्रेशनल का रेसिप्रोकल जो है वो रैशनल है। तो अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट अस अज्यूम दैट, पहले कोई इर्रेशनल नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज मैं x को कर लेती हूँ कि x इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो हमने क्या अज्यूम किया है कि इस तरह का इर्रेशनल नंबर है कि सच दैट 1/x यानी कि x का रेसिप्रोकल इज रैशनल। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है कि 1/x जो है वो रैशनल है। अगर 1/x रैशनल है, इसका क्या मतलब है कि 1/x जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा। सिंपल सी बात है। फिर यहाँ लिखना भी होगा हमें कि वेयर a and b आर को-प्राइम्स, है ना। और साथ ही साथ ये भी लिखना ज़रूरी है कि नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना ज़रूरी है। क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि जब रेसिप्रोकल है, जब a नीचे आएगा, अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये लिखना ज़रूरी है कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता भाई। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x इक्वल टू b/a, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपको दिख भी रहा है कि ये b और a दोनों ही इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर्स हैं यानी ये एक रैशनल नंबर बना रहे हैं। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये x भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमने तो क्या किया है? अज्यूम किया है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। यहीं पे ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि यहाँ से तो दिख रहा है कि x जो है वो रैशनल है, लेकिन हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग तो ये एक इर्रेशनल नंबर था, है ना। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था? किसी इर्रेशनल का रेसिप्रोकल है इर्रेशनल, ये प्रूव करना था। बेसिकली इस वाले पार्ट को हमें, हमारी ये वाली पार्ट जो थी अजम्पशन थी, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि वो एक इर्रेशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल इर्रेशनल है, ये प्रूव करना है। तो हमने अज्यूम क्या किया? 1/x रैशनल है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन की ही है। तो क्वेश्चन के मुताबिक तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, और यहाँ से पता लग रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नंबर, एक सेम नंबर रैशनल भी हो और वो इर्रेशनल भी हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो फिर बात गलत हो गई, हमारी अजम्पशन गलत हो गई, यानी 1/x जो है वो रैशनल नहीं हो सकता, दैट इज़ कि वो इर्रेशनल है। लिखेंगे क्या? वही जो अब तक हमेशा लिखते आए हैं, सिंस a and b are integers, we get b/a is rational and also
x should be a rational, but ऐसा हो नहीं सकता. But this contradicts, किसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट? दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स आर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन को ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है. क्या थी अजम्पशन? दैट x is an irrational because same number cannot be rational or irrational at the same time, है ना? एक ही टाइम पर नहीं हो सकते दोनों, इसलिए ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. एट द सेम टाइम, ठीक है. ये बात आई होप क्लियर है कि ये जो स्टेटमेंट थी कि x को भी रैशनल होना चाहिए, जो कि है नहीं. क्यों? क्योंकि दो बात एक जैसी एक ही टाइम पर नहीं हो सकती. अगर एक बार हम कह रहे हैं एक बात कि अगर वो रैशनल है तो वो रैशनल ही रहेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे हम x को रैशनल भी बोल रहे हैं और इरैशनल भी बोल रहे हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. और वही हो रहा है यहाँ पर. तो चीज़ें गलत हो गई, हमारी अजम्पशन जो है वो गलत हो गई. लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है. ये स्टेटमेंट तो लिखनी ही पड़ेंगी आपको, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, इसके बिना काम नहीं चलेगा. क्योंकि आप समझ जाएंगे लेकिन आपके एग्जामिनर जो होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, आपके दिमाग में नहीं घुस सकते वो. आप जो लिखेंगे शीट पे वही होगा जो आपने सोचा है, और सोची हुई बात को लिखना ज़रूरी है, तभी आप अपनी बात एग्जामिनर तक पहुंचा पाएंगे. तो वो सारी सोची हुई बात को आपको शीट पे लिखना पड़ेगा, ठीक है. इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं अरे समझ में तो आ गया, अब क्या लिखना है, बार बार एक ही चीज़ को पूरा इतना लंबा लिख रहे हैं हम लोग. नहीं, लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर मार्क्स आपको लिखे हुए के ही देगा, सोचने के खाली नहीं देगा कि आपने सोच लिया, अच्छा ठीक है, सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, लिखो ना लिखो मैं तो मार्क्स दे ही दूंगा. ऐसा नहीं होगा, ठीक है. तो लिखना ज़रूरी है. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज of our incorrect assumption that 1 by x is rational. ठीक है ना. So we conclude that, लास्ट में हमने कंक्लूड कर ही दिया. So we conclude that reciprocal of an irrational number is irrational. ठीक है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 7. Prove that under root 3 plus 3 under root 2 is rational. अच्छा, जब मैं अंडर रूट बोलती हूँ तो क्या मतलब होता है इसका? इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब मैं खाली रूट बोल रही हूँ या अंडर रूट बोल रही हूँ तो मैं स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए. हाँ, अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तब भी आप इसको स्क्वायर रूट ही समझेंगे. अगर कुछ लिख दिया गया तब तो फिर वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप ये समझ जाना चाहिए आपको कि ये स्क्वायर रूट के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं पहले से ही. अब यहाँ पे बोला है प्रूव दैट दिस इज़ इर्राशनल. जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं कंबाइंड फॉर्म में, जब भी हमें करना होता है किसी क्वेश्चन को तो हम क्या करते हैं, उसको ही राशनल मान लेते हैं. बल्कि खाली कंबाइंड वे में नहीं, हर तरह के इस टाइप के क्वेश्चन में हम उसको राशनल ऑपोजिट मान के चलते हैं. तो इसमें भी वही करेंगे, कुछ नया नहीं करना है. लेट अस अज्यूम कि √3 + 3√2 इज़ राशनल. हमने अज्यूम कर लिया है
ठीक बात है, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। कर लिया है तो भाई एक बात और समझ में आती है कि √3 + 3√2 जो होगा वो a/b के फॉर्म में होगा। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पर लिखना ये भी ज़रूरी है, वेयर a and b आर को प्राइम्स। अब आगे क्या करें, मैंने आपको बताया था आपका अगला स्टेप क्या होगा कि आपको आपके लेफ़्ट साइड पर कोई एक इर्राशनल वैल्यू को सेपरेट करना है। अब यहाँ पर ये भी इर्राशनल दिख रहा है, ये भी इर्राशनल दिख रहा है। अब आप सोचेंगे इसको करूँ कि इसको करूँ, इसको करूँगी तो ये छूटेगा, इसको करूँगी तो ये छूटेगा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको तब भी हर हाल में यही कोशिश करनी है कि आपकी एक साइड पर एक इर्राशनल नंबर, एक आपको रेडिकल एक्सप्रेशन मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग कर देंगे, इससे कुछ काम आसान हो जाएगा। देखिए अब अगर ये है √3 + 3√2, 3 है ये, इसका स्क्वायर कर दें और सिमिलरली यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर दें, तो ये क्या होगा, a + b होल स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज़ a² + 2 × a × b + b² दैट इज़ 3√2 स्क्वायर, और RHS तो दिख ही रहा है, a²/b²। अब √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 + 3 2s are 6 और अंडर के अंदर 3 × 2 दैट इज़ 6 √6 प्लस 3 √2 का स्क्वायर दैट इज़ 3 3s are 9 और √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 9 2s are 18 इक्वल टू a²/b²। अब कितना हो जाएगा ये, 21 + 6 √6 इक्वल टू a²/b²। अब भाई मुझे आसानी से दिख रहा है कि मैं इसको कैसे अलग करूं। 6 √6 इक्वल टू a²/b² - 21, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। LCM भी ले सकते हैं हम इसका, ठीक है, ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 21b²। अब इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, √6 चाहिए इधर, तो 6 को भी उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। a² - 21b² / 6b², ये बचा। अब देखिए आपका RHS जो है वो a² b² b² a², मतलब इसी के फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर अगेन एक इंटीजर, डिवाइडेड बाय एन इंटीजर अगेन एक इंटीजर। तो ये क्या बना, ये पूरा एक राशनल नंबर बन गया। अब अगर ये राशनल नंबर बन गया है तो इसका लेफ़्ट साइड भी राशनल नंबर ही होना चाहिए, मगर हमें पता है कि √6 जो है वो राशनल नंबर नहीं है। अब ये राशनल नंबर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी कि हमने अज्यूम किया था कि ये एक राशनल नंबर है। अब ये अगर अजम्पशन गलत हो गई, इसका मतलब क्या सही हुआ, इसका मतलब ये सही हुआ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि √3 + 3√2 इज़ इर्राशनल। इसमें भी वही सारे सेम स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। बस परेशानी आपको शायद यहाँ तक आ सकती थी कि किस तरह से हम इसको अलग करें, किस तरह से रेडिकल एक्सप्रेशन को सेपरेट करें, यहाँ तक। इसके बाद तो वही सारा ही स्टेटमेंट है कि ये आपका रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। हिंदी में मत लिख दीजिएगा, जैसे स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको वैसे ही लिखना है, ओके। जो स्टेटमेंट मैंने बताई हैं वही स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, इफ HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65n - 117, then find the value of n। अच्छा, एग्जामिनर का फेवरेट टाइप क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस वो अक्सर दिया करता है एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। हालांकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उसका एग्जामिनर का, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 65 और 117 का HCF जो है उसको इस फॉर्म में उसने एक्सप्रेस किया है। बताओ भाई एन की क्या वैल्यू होगी। अरे पहले हमें HCF तो पता लग जाए, आपने तो ठीक है एक्सप्रेस कर दिया है, हमें भी तो पता लगे कि HCF है क्या।
तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या होगा इसमें, हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस फैक्टर्स निकालेंगे 65 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 5 और 13। इसी तरह 117 के फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 3 इंटू 3 इंटू 13, है ना, 13 9 होता है ना ये, तो ये हो गया। अब मुझे HCF के बारे में सोचना है, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहाँ पे देयरफॉर लगेगा। HCF क्या होगा भाई, दिख रहा है मुझे 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने तो HCF निकाल लिया और इन्होंने भी HCF का एक फॉर्म दिया था, अब दिया था तो दोनों बराबर कर देते हैं, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। 65n माइनस 117 इक्वल टू 13, क्योंकि दोनों ही HCF है, ये भी HCF और ये भी HCF की फॉर्म है, यानी 65n इक्वल टू 13 प्लस 117, यानी कि 65n इक्वल टू कितना होगा ये 130, यानी कि n इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 65। सिंपल डिवीजन, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 2 ज़ा 130, है ना, 5 से भी आप डिवीजन कर सकते हैं, आएगा आंसर यही। तो कोई मुश्किल काम नहीं था, n की वैल्यू निकाल दी भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है, शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n फॉर विच अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1 इज रैशनल। क्या प्रूव करना है कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, n, मतलब n आपके पास ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये रैशनल हो सके, आपको ये प्रूव करना है। तो हर बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, उल्टा ही अज्यूम करेंगे। हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये एक रैशनल नंबर होगा, अज्यूम वही करेंगे हम। ठीक है, तो लिखते हैं, let us assume n is a positive integer for which under root n minus 1 plus under root n plus 1 is रैशनल। ये हमारी अजम्पशन है। इसने कहा कि भाई ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए ये जो है वो रैशनल नंबर हो। हमने क्या कहा कि नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि n एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये एक रैशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नंबर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अंडर रूट n माइनस 1 और प्लस अंडर रूट n प्लस 1 जो होगा वो a बाई बी के फॉर्म में होगा। इतना तो क्लियर है, इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, ये पहली बात तो हमें पता लगी गई। अब मुझे इसके आगे फर्दर कुछ करना है काम, ताकि मैं कुछ निकाल सकूं, कुछ चीज़ें ढूंढ सकूं। तो अब क्या होगा, अब ये ना ऐसे जुड़ तो सकते नहीं हैं और ना ही माइनस हो सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में ले आऊँ तो डिनोमिनेटर में रेडिकल एक्सप्रेशन दिखने लगेगा, और जैसे डिनोमिनेटर में रेडिकल एक्सप्रेशन दिखेगा तो मेरे पास एक रास्ता खुलेगा, मतलब मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ। रैशनलाइज करूँगी तो शायद कुछ एक्सपैंड हो जाएं चीज़ें और फिर मुझे कुछ मिल पाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रेसिप्रोकल में लिखती हूँ, रेसिप्रोकल कर देती हूँ, दोनों को पलट देती हूँ। अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1 इक्वल टू ये कितना, ये भी पलट जाएगा b बाई ए। अब नीचे दिखने लगा है तो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं बाय rationalizing the denominator। ओके, ठीक है, तो 1 बाय
अंडर रूट n माइनस वन प्लस अंडर रूट n प्लस वन। रैशनलाइज करेंगे तो क्या, सेम इसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बस बीच का साइन बदल जाएगा। तो अंडर रूट n माइनस वन बीच में लग जाएगा माइनस अंडर रूट n प्लस वन, नीचे भी वही वैल्यू अंडर रूट n माइनस वन माइनस अंडर रूट n प्लस वन। इधर क्या रह गया, b बाई ए। अब दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई वन, यानी सेम ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर तो रह जाएगा सेम, है ना। ओके, नीचे देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में ये और ये दोनों टर्म्स सारा कुछ सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी दिखाई दे रही है आपको, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही है आपका a और यही है आपका b, है ना। आइडेंटिटी दिख रही होगी। n माइनस वन अंडर रूट है और उसका स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो अंडर रूट n प्लस वन और उसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, आई होप कि नहीं होगी। अब लिखते हैं अंडर रूट n माइनस वन माइनस अंडर रूट n प्लस वन डिवाइडेड बाई, अब ये अंडर रूट n माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज़ अंडर रूट का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि n माइनस वन की पावर वन बाई टू, यानी कि क्या बच जाएगा, खाली n माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पर क्या बच जाएगा, n प्लस वन, है ना, डिवाइड इक्वल टू p बाई ए। यहाँ पे बचा ये और नीचे क्या रह गया, n माइनस वन माइनस n लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, माइनस वन, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए n माइनस वन माइनस n प्लस वन अंडर रूट, दोनों का यहाँ से n और n कैंसिल हो गया, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू इक्वल टू b बाई ए। इतना तो समझ में आया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, बल्कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको उधर लेके चले जाएंगे। अंडर रूट n माइनस वन माइनस अंडर रूट n प्लस वन इक्वल टू माइनस टू b बाई ए। अब कुछ ज़्यादा खुला तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ अलग ज़रूर मिला। यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी यही सब कुछ था, बस लेकिन साइन अलग था, यहाँ पे कुछ साइन अलग है। तो अब इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ दूँ तो कुछ मिल सकता है, इसी तरह इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को माइनस कर दूँ तो भी शायद कुछ मिल सके, और फिर उन दोनों को कंपेयर करके कुछ कंक्लूजन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि निकल जाए, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ दोबारा लिख दी हैं। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ कर देखते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के साथ लेफ्ट साइड जुड़ जाएगा, यानी अंडर रूट n माइनस वन प्लस अंडर रूट n प्लस वन, अभी हमने ये लिखा है, फिर प्लस ये वाला पार्ट प्लस अंडर रूट n माइनस वन प्लस, मतलब माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस ये पूरा टर्म हो गया, दैट इज साइन तो बदलेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह RHS में a बाई बी इक्वल प्लस इक्वल टू नहीं प्लस माइनस ऑफ 2b बाई ए, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर अंडर रूट n माइनस वन अंडर रूट n माइनस वन अंडर रूट n प्लस वन माइनस अंडर रूट n प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट n माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पर LCM लिया जा सकता है, ए बी, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट n माइनस वन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। ये एक चीज़ मिली मुझे, अंडर रूट n माइनस वन की वैल्यू मिल गई है कुछ, देखते हैं अब माइनस करके कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 2 को हम माइनस करेंगे 1 में से, तो पहले हम 1 वाला पार्ट लिख लें, इक्वेशन 1 वाला पार्ट है ना, और इसका LHS है ये। अब इसमें माइनस करना है हमें इस पूरे को, दैट इज़ √n-1 और √n+1, ठीक है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू है a/b, इसमें माइनस करना है इस पूरी वैल्यू को 2b/a। विजिबल है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद की कहानी बाद में देखेंगे। -√n-1 और माइनस माइनस प्लस √n+1, यहाँ पर क्या रह गया, a/b माइनस माइनस प्लस 2b/a। अब देखिए यहाँ पर √n-1 प्लस में है और माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ √n+1 इक्वल टू LCM ले लेते हैं भाई इसका, ab, यहाँ पे क्या बचा, a² और यहाँ क्या आया 2b², ठीक है। और फिर फर्दर क्या बोल सकते हैं हम कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू a² + 2b² / 2ab, ठीक है। अब मुझे ये दो वैल्यूज़ मिली हैं, √n+1 की और √n-1 की। अब हमसे इस क्वेश्चन में इन्हीं दोनों के सम के बारे में पूछा गया है, √n-1 और प्लस √n+1, है ना। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दूं, तो आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहा होगा, आपका एक रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है, इंटीजर है, तो ये इंटीजर डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, अगेन एन इंटीजर, तो एक रैशनल नंबर होगा। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी ये वाला और ये पूरा मिलाकर एक इंटीजर, सिमिलरली डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, देन अगेन ये पूरा एक इंटीजर बन गया। इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है, इसका मतलब इसको भी रैशनल होना चाहिए, है ना। तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, लिख देते हैं कि बाय इक्वेशन 3 and 4 √n-1 and √n+1 are rational numbers, ठीक है ना। बिकॉज रीज़न भी लिख देते हैं, बिकॉज a and b are integers, ठीक है। अब अगर ये इंटीजर है तो ये पूरा एक रैशनल ही बनेगा, रैशनल नंबर ही बनेगा। आगे की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, ये चीज़ कब पॉसिबल है, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब अंडर रूट के अंदर वाली जो ये वैल्यू है n-1 और n+1, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हो जाएं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो जाएंगे तो ये एक जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में मिल जाएगी मुझे। तो ये बात मुझे लिखनी होगी कि बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन n-1 and n+1 both are परफेक्ट स्क्वायर्स। ये परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे तभी ये पॉसिबल है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। अब ये चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। n-1 और n+1 के परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी दो नंबर के लिए अगर परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन को हमें चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे कि उनका डिफरेंस कितना है। अब जैसे कि मैं एक यहाँ पे रफ कॉलम बना रही हूँ, अब अगर मैं जैसे अपने पहले परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करूँ 1 और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है क्या 4, तो अब मुझे बताइए इन दोनों के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना है। मिनिमम डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में 3 है ना, 3। इसी तरह अगर मैं 4 और 9 के बारे में बात करूँ तो इनका मिनिमम डिफरेंस जो होगा वो होगा 5। मिनिमम नहीं, मिनिमम तो बस एक ही बार हो सकता है, इनका डिफरेंस होगा 5। यानी अब ये डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी सबसे कम डिफरेंस जो है वो 3 है।
यानी अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 आ गया तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अभी हमने देखा कि कम से कम मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। तो अब चेक करते हैं कि n-1 और n+1 के बीच में कितना डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 3 आ जाता है तो यानी कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, अगर नहीं आया तो नहीं बना सकते। तो दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। अगर n+1 में से मैं माइनस कर दूँ n-1 को, तो n+1 माइनस n+1, n कैंसिल हो गए, 1 + 1 दैट इज़ 2, है ना। डिफरेंस कितना आया, 2 आया। अब 2 से क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस तो कितना था भाई, 3 था। मिनिमम डिफरेंस कम से कम 3 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब उससे कम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तभी इनका डिफरेंस 2 है ना। तो यहीं पे ये बात समझ में आ गई कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब जो सारी बातें हमने अब तक देखी वो सब भी नहीं है। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है वो गलत साबित हो गई। तो फिर हेंस देयर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच √n-1 प्लस √n+1 इज़ रैशनल। तो वो लिखना भी होगा आपको, अभी तो सिर्फ हमने चेक किया है। तो क्या लिखेंगे अब इसके बाद कि बट दे डिफर बाय 2। इनके बीच में कितने का फ़र्क है, सिर्फ 2 का, है ना। सो बोथ n+1 and n-1 can't be perfect square। ठीक है, रीज़न भी लिख देते हैं, बिकॉज the minimum difference between two perfect squares is 3। ये बात पता है ना। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो किया है मैंने यहाँ पे सॉल्व, ये आपको करके नहीं दिखाना, ये आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो रफ में करके देख सकते हैं। हमें यहाँ से स्टेटमेंट लिखनी है। अभी जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी थी कि बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन n+1 एंड n-1 बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर्स, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी है लास्ट में। अब क्योंकि सब कुछ समझ में आ गया कि भाई नहीं हो सकता, डिफरेंस तो 2 ही है और 3 होना चाहिए, अब नहीं है, तो इसका मतलब जो भी हमने अज्यूम किया था वो सब कुछ गलत हो गया। तो हेंस देयर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर n for which √n-1 plus √n+1 is rational। ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा आपको जिसके लिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू रैशनल हो। क्लियर। तो आई होप कि सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा आपको। तो यही थे कुछ हमारे हॉट्स क्वेश्चंस। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आए हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।